देखो बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जैक्टली बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे, आपको शायद से याद नहीं होगा क्योंकि मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 वीक से भी ज़्यादा हो गए। मंडे क्लास हुई थी, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे नहीं हुई, और लास्ट क्लास भी ऐसी था, मंडे हुई थी। ओह वाह, नाइस यार। इंडिपेंडेंस डे था क्या? कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। हम लोगों के पास ना चैप्टर का नाम था एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर का नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का पार्ट है। किसका पार्ट है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का। मैं बोल रहा हूँ उसको कोई आया कह रहा अच्छा। कौन है पहले बता दे। इस 11th में भी यही करता था। शशांक एंड हिमांशु? नहीं, कोई नहीं है, सॉरी। मीटिंग, वेटिंग, वेटिंग रूम में, वेटिंग, वेटिंग। अभी तो बोला था उसने दूसरा आईडी से आया हो। हाँ जी। तो शायद से थोड़ा सा आप लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। चैप्टर का नाम था बच्चे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। देख बच्चे, शिखर देख, मैं तेरे को समझाता हूँ। शिखर, मेरे पास ना थर्ड चैप्टर था, और शिखर सबसे पहले ना इस थर्ड चैप्टर के ना हमने ना डिस्कस किया था। इस थर्ड चैप्टर के शिखर सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि सर ये इकोनॉमिक क्राइसिस आखिर आए क्यों, रीजंस क्या थे। बच्चे रीजंस क्या थे इकोनॉमिक क्राइसिस के? सबसे पहले ना रीजंस डिस्कस करने होते, और ये आप लोगों का ना थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर एलपीजी, जिसमें आप लोग रीजंस डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए क्यों थे। जैसे कि कटारिया, मेरे पास फर्स्ट रीजन था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपको सब बच्चों को पता है कि इससे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर कवर किया था, इससे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर कवर किया था, उस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। इंडिया की इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इससे पहले आप लोगों ने ये कवर किया था। ये सेकंड चैप्टर था। तो आपको उस चैप्टर के अंदर पता होगा कि आप लोगों ने जो मेन रोल दिया था ना, आप लोगों ने मेन रोल दिया था गवर्नमेंट को। तो सच बताऊं, सेकंड चैप्टर में सबसे बड़ी गलती यही होगी कि हम लोगों ने मेन रोल गवर्नमेंट को दिया। इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे पहला रीजन मेरे पास पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर ही मेंशन्ड है बच्चों। डागर समझ आ रहा है? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। शशांक, क्या हाल है? शशांक, ठीक है। 11th में पास हो गया तो तुमने बताया नहीं मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है, थर्ड चैप्टर चल रहा है शशांक, थर्ड चैप्टर चल रहा है, और थर्ड चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये स्टार्ट हो चुका है चैप्टर बच्चों, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बट मैं एक बार रिवाइज करवाने के लिए दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी प्रतिष्ठा? फर्स्ट प्रॉब्लम थी पूर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सेकंड प्रॉब्लम बच्चे जो मेरे साथ है, जो सेकंड प्रॉब्लम है, वो सेकंड प्रॉब्लम है मेरे पास, दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ, पुअर परफॉर्म सॉरी, सेकंड प्रॉब्लम मेरे पास दैट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बच्चों, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब आपको पता है कि जब कभी भी चीजों का प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। एक ये भी रीजन था उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस का, एक ये भी रीजन था स्टूडेंट उस टाइम पर किस चीज का? इकोनॉमिक क्राइसिस का। बच्चे ये देख, ये देख प्रतिष्ठा देख, डेफिसिट बीओपी, प्रतिष्ठा डेफिसिट बीओपी। प्रतिष्ठा तो ये याद होगा, बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड इफ द बीओपी इज डेफिसिट दैट मींस इनफ्लो कम हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, और फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा हो। इनफ्लो कम है फॉरेन एक्सचेंज का, और फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है वो क्या है? ज्यादा। तो इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बीओपी। अच्छा, फोर्थ मेरे पास देख यार, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अच्छा, फिफ्थ रीजन देखो बच्चों, फिफ्थ रीजन देखो, ये मेरे पास, मैं रीजंस बता रहा हूँ, किसके रीजन बता रहा हूँ प्रतिष्ठा?
इकोनॉमिक, आप मिलके सारे मुझे मिलके बताओ किस चीज के रीजन बता रहा हूं मैं आप लोगों को रीजन बता रहा हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस के। मैं आप लोगों को रीजन बता रहा हूँ किस चीज के, इकोनॉमिक क्राइसिस से, कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर क्या आ जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजन, फर्स्ट रीजन इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ public sector, second reason inflationary pressure, third reason deficit BOP, fourth reason inefficient management, fifth reason, come on, huge burden of debts, huge burden of debts, inflationary pressure, fall in foreign exchange reserves, fall in foreign exchange reserves। हिति बेटा मेरे पास ना ये 6 रीजंस हैं। हिति ये मेरे पास ना 6 रीजंस हैं। कुणाल सर किस चीज के रीजंस हैं? हिति ये मेरे पास रीजंस हैं कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के बच्चे। इसकी वजह से पेपर कैसा हो बेटा तेरा? बढ़िया हो गया? कैसा क्वेश्चन सही थे? इस बार मार्क्स ज्यादा आएंगे पहले से? हाँ जी, इकोनॉमिक क्राइसिस, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस आने के, इकोनॉमिक क्राइसिस के ये हम लोगों के पास रीजंस थे स्टूडेंट। अब ये रीजंस मैं अभी आपको करवाऊंगा, बट क्विक वे में आप लोगों को बता रहा हूं कि आखिर 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए क्यों। या तो फिर ये तू बोल दे शिखर कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों आई थी, ये रीजन से। क्योंकि 1990 में शिखर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तभी तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी। 1990 में अगर क्या आए थे इकोनॉमिक क्राइसिस, तभी तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई 1991 में। तो एक बच्चा बोल रहा है कुणाल सर मुझे रीजंस बताओ इकोनॉमिक क्राइसिस के, तो यही है। एक बच्चा बोल रहा है कुणाल सर मुझे रीजंस बताओ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के आने के, तो यही है। तो ये मेरे पास रीजंस है जिसकी वजह से क्या आया शिखर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, या फिर ये वो मेरे रीजंस शिखर जिसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब शिखर थोड़ा सा आगे देख बेटा आगे देख क्रिश, ये सारे रीजंस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, तभी हम लोगों को बोरो करना पड़ा उस क्राइसिस से डील करने के लिए। वर्ल्ड बैंक और IMF से $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा। अब जब हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक और IMF से $7 बिलियन का लोन लिया, तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे यस करी कि यस हमको लोन दे दो, हम अपनी कंट्री की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज कर देंगे, हम अपनी कंट्री की पॉलिसीज को चेंज कर देंगे। हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि हमको क्या चाहिए था उस वक्त, लोन। तो यस हमने एक्सेप्ट किया और हमारी कंट्री के अंदर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 2 तरह के मेजर्स लिए गए। उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर 2 तरह के बच्चों मेजर्स लिए गए। क्या लिए गए? मेजर। जैसे कि मेरे पास बच्चों फर्स्ट मेजर था, दैट इज स्टेबलाइजेशन मेजर्स, एंड सेकेंड मेजर था स्ट्रक्चरल मेजर्स। एक मेरे पास मेजर है बच्चे स्टेबलाइजेशन मेजर, और एक मेरे पास मेजर है स्टेबलाइजेशन मेजर, और एक मेरे पास था स्ट्रक्चरल मेजर। कौन सा मेजर? स्ट्रक्चरल मेजर। तो 2 तरह के मेजर्स थे। अब स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए हो, अब एक काम करो, जैसे कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा BOP कम है, उसको पूरा कर लो। जैसे तुम बोल रहे थे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, उसको ठीक कर दो, बैलेंस सिचुएशन ले आओ। जैसे तुम बोल रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो चुका है, तो उसको ऊपर ले आओ। तो जो चीजें ऊपर और नीचे हुई है ना, उनको इक्वल और बैलेंस करने के लिए जो मेजर्स होते हैं ना, उसको स्टेबलाइजेशन मेजर्स बोला जाता है। उसको कौन से मेजर्स बोला जाता है? स्टेबलाइजेशन मेजर्स। कौन से मेजर्स बोला जाता है? स्टेबलाइजेशन मेजर्स। आ रही है मेरी बात समझ? और अगर कोई मेजर्स ऐसे हैं जिससे पूरी इकोनॉमी एज अ होल चेंज हो रही है, प्राइमरी सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, सेकेंडरी में चेंज आ रहे हैं, GDP में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे मेजर्स को स्ट्रक्चरल मेजर्स बोलते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हितार्थ 2 तरह के मेजर्स लिए गए यार। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर 2 तरह के मेजर्स लिए गए। एक मेरे पास मेजर था कौन सा? स्ट्रक्चरल मेजर्स, और एक मेरे पास मेजर था कौन सा? स्टेबलाइजेशन। एक मेरे पास स्ट्रक्चरल मेजर और एक मेरे पास कौन सा मेजर? स्टेबलाइजेशन। स्ट्रक्चरल और स्टेबलाइजेशन। और इन्हीं जैसे ये किसके मेजर्स थे? ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर्स थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों आई शिखर बताइयो? फर्स्ट रीजन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ
सेकेंड रीजन इनएफिशिएंट, थर्ड रीजन डेफिसिट बीओपी, फोर्थ रीजन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट एंड फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज। इन सब की वजह से कंट्री के अंदर क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर इन सब की वजह से कंट्री के अंदर क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर दो तरह के क्या लिए गए, मेजर। फर्स्ट मेजर मेरे पास कौन सा था, स्टेबलाइजेशन। सेकंड मेरे पास कौन सा था, स्ट्रक्चर। फर्स्ट मेरे पास कौन था, स्टेबलाइजेशन, और सेकंड मेरे पास कौन था, स्ट्रक्चर। कौन था, एक मेरे पास स्टेबलाइजेशन और एक मेरे पास कौन सा है, स्ट्रक्चर। और इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के फीचर्स, इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स को बोलते हैं शिखर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के मेजर्स, दो मेजर्स थे, एक स्टेबलाइजेशन मेजर और एक स्ट्रक्चर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के फीचर, तीन फीचर थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सारा पढ़ेंगे अभी तक यहां तक है, ये हमारे फर्स्ट 2 पेजेस में हर बुक में गिवन है इतना। अब यहां से शिखर मेरे पास मेरा बेटा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, और वो फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन में प्रतिष्ठा ये बताने की कोशिश करते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अंगद रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब होता है, रिमूवल, हाँ जी, क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, तो क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर देना है, हटाना है। किससे हटाना है रिस्ट्रिक्शंस को, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से हटाना है। तो रिस्ट्रिक्शंस जब हटती है ना भाई शिखर, जब रिस्ट्रिक्शंस हटती है ना, तो जिस जगह से प्रतिष्ठा रिस्ट्रिक्शन हटती है उस जगह पर बच्चे चेंजेस आ जाते हैं, और चेंजेस को ही हम लोग प्रतिष्ठा रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो प्रतिष्ठा तेरे को पता है, अंडर द लिबरलाइजेशन 5 जगह से रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई, मतलब अंडर द लिबरलाइजेशन 5 जगह रिफॉर्म्स आए थे। शशांक 5 जगह मेरे पास रिफॉर्म आए। मेरे पास जो फर्स्ट रिफॉर्म आया, सर रिफॉर्म आने का मतलब उस जगह से क्या हटी होगी, रिस्ट्रिक्शन। क्या हटी होगी, रिस्ट्रिक्शन। तो मेरे पास जो फर्स्ट रिफॉर्म आया, जो मेरे पास क्या आया, फर्स्ट रिफॉर्म मेरे पास आया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। बोलो कौन सा आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सेकंड मेरे पास जो रिफॉर्म आया वो आया बच्चे कौन सा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। थर्ड मेरे पास रिफॉर्म आया वो आया टैक्स रिफॉर्म। फोर्थ मेरे पास रिफॉर्म आया वो आया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। और जो फिफ्थ मेरे पास रिफॉर्म आया वो आया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। मेरे पास फर्स्ट रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड मेरे पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड मेरे पास टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। इस लिबरलाइजेशन की वजह से मेरे पास 5 जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई, तो 5 जगह पर अलग अलग चेंजेस आ गए था। 5 जगह से रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई तो 5 जगह पर अलग अलग चेंजेस आ गए। आजा हितार्थ, कोशिश करता हूं इसके बारे में बताने के लिए। हितार्थ, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, यार इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन की वजह से। क्या कुणाल सर बता दोगे क्या है, बता दो क्या है। बताता हूं, तुझे याद होगा यार हितार्थ, सेकंड चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए लाइसेंस चाहिए था। सॉरी हितार्थ, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया यार। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर ही बता रहा हूं हितार्थ, हटा दिया, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। तुझे तो पता होगा हितार्थ कि सेकंड चैप्टर में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का मौका हमने सिर्फ किसको दिया था, गवर्नमेंट को। किसको दिया था, यस यार हितार्थ, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर भाई, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हितार्थ, तुझे याद होगा कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ गुड्स रिजर्व किए थे, कम कर दी, हटा दिया भाई, जिसको बोलते हैं डी रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
और रितार जितने भी पहले पुरानी रूल्स और रेगुलेशन और पॉलिसीज बनी हुई थी इंडस्ट्रीज के लिए, उसको चेंज करके नई पॉलिसी बना दी गई, जिसको बोलते हैं हितार्थ MRTP एक्ट। ये सब कुछ हुआ हितार्थ सिर्फ और सिर्फ कहां पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर मेरे भाई। ऐसे ही हितार्थ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर भी बहुत कुछ हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हितार्थ में एक बात बता दूं, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम उसे कहा जाता है जिसमें सेविंग कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट में। उस टाइम पर सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बैंकिंग माना जाता था। आज और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बैंकिंग माना जाता था। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब अगर आप मेरे सामने डिस्कस करते हैं किसके बारे में? फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस आने के, तो कंफर्म्ड है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर के चेंजेस सिर्फ बैंकिंग में आए होंगे। तो क्या चेंज आए? तो पहला चेंज आया रोल ऑफ RBI। हिती पहले RBI को बेटा रेगुलेटर बोला जाता था, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता ही RBI था। बट अब RBI को रेगुलेटर नहीं, रिफॉर्म आने के बाद RBI को फैसिलिटेटर बोला जाता है। पहले हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट बैंक नहीं थे क्राइसिस के तक, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आते ही हमारी कंट्री में ओरिजिन हुआ, नए बैंक्स आए, जिसको मैं बोल रहा हूं ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। पहले हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग बिजनेस में बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से अब बाहर के लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई हमारी कंट्री में बैंकिंग बिजनेस की। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जिसके अब ऑलरेडी ब्रांचेस हैं शिखर, जिसके ऑलरेडी ब्रांचेस हैं बैंक की इंडिया के अंदर, अब उन ब्रांचेस की एक्सपेंशन के लिए आपको RBI से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ईज इन एक्सपेंशन, ईज इन एक्सपेंशन। शिखर देख रहा है, शिखर ये जो 4 तरह के तू रिफॉर्म्स देख रहा है, चेंजेस देख रहा है, शिखर ये 4 तरह के रिफॉर्म्स और चेंजेस मेरे भाई फाइनेंशियल सेक्टर में आए। शिखर जो तू ये 4 तरह के चेंजेस देख रहा है, ये मेरे पास चेंजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आए। और जैसे अभी देखो मैंने ये स्टार्टिंग के 2 बताए हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। शिखर ये 2 क्या, ये 5 तरह के रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंदर पड़े जाते हैं। जैसे कि मेरे पास बच्चों, जैसे कि मेरे पास थर्ड रिफॉर्म शिखर, दैट इज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म तुझे अच्छी तरह पता होगा दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। क्या कहता है शशांक, पता है नहीं पता? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, that is direct tax and indirect tax. Direct tax and indirect tax. Direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है पे करने की, और पे भी वही करता है। उस टैक्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसी और के ऊपर होती है, बट पे कोई और करता है। उस टैक्स को क्या बोलते हैं यार? इनडायरेक्ट टैक्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, इट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अब उसके अंदर क्या चेंजेस है? उसका चेंजेस क्या है भाई? तो टैक्स रेट था ना यार, जो टैक्स रेट था शिखर, वो टैक्स रेट ना बहुत कम कर दिया गया, ये सोचकर कि लोग अब क्या पे करेंगे? टैक्स, दूर नहीं भागेंगे। शिखर टैक्स पे करने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ, हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम बोलते शिखर। शिखर मेरे पास ये 2 तरह के रिफॉर्म्स आए टैक्स के अंदर, 4 तरह के फाइनेंशियल सेक्टर, 4 तरह के इंडस्ट्रियल। शिखर मेरे पास आ गया कौन सा यार? शिखर मेरे पास कौन सा आ गया यार? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर शिखर 2 तरह के रिफॉर्म्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर यार 2 तरह के रिफॉर्म है। पहला शिखर, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सर जी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। नेहल समझ रही है ना? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है जी? फॉरेन करेंसी। तो 1990 तक हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी और कंट्री की करेंसी की टर्म्स में कितनी होगी, ये बात डिसाइड गवर्नमेंट करती थी। बट 1990 के बाद, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने के बाद,
ये बात डिसाइड प्रतिष्ठा हमारी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं, हमारी कंट्री का विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होना शुरू हुआ। मतलब पहले डॉलर की वैल्यू 50 थी, अब 60 या 50 जो भी है, नहीं वैसे बता रहा हूं कि पहले अगर 50 थी, अब जो मर्जी है, पहले डिसाइड गवर्नमेंट करती थी, आज डिसाइड मार्केट करती है। सबसे पहला चेंज और बड़ा चेंज फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में ये आया भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शिखर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट विद द मार्केट फोर्सेस, विद द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस, मार्केट में सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं, एक डिमांड है और एक सप्लाई है। और दूसरा क्या रिफॉर्म आया था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर, कि जो इंडियन, अब ऑब्वियसली बात समझ ले, आज इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं तो कल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने वाली हैं, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को डील करने के लिए गवर्नमेंट कहती है हमारे पास अब आखिरी दिन है आज फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करने का, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करने का आज आखिरी दिन है। मतलब हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपने आखिरी दिन पर ना अपनी कंट्री करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, जिसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो उनके लिए हमारी कंट्री गुड्स ना बहुत सस्ते हो जाएंगे, इसकी वजह से अब वो हमारी कंट्री से गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारी कंट्री में भर भर कर फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो यस यस यस, मेरे पास सिर्फ दो तरह के रिफॉर्म्स आए, मेरे पास सिर्फ दो तरह के रिफॉर्म्स आए अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। और लास्ट रिफॉर्म, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म में कुछ नहीं था बच्चे, एक इंपोर्ट लाइसेंस फिनिश कर दिया था, इंपोर्ट लाइसेंस फिनिश कर दिया था। अब मैक्सिमम चीजों को इंपोर्ट करवाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, जबकि अगर कोई हैजार्डस चीज है जो हमारी कंट्री की स्ट्रेटेजिक कंसर्न के लिए अच्छी नहीं है इंडस्ट्री, उनके लिए तो अभी भी चाहिए, बाकी किसी चीज के लाइसेंस नहीं चाहिए। प्लस कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स को 250% से कम कर 10% कर दिया था भाई। ये मेरे पास सेकंड रिफॉर्म है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म के अंदर जी। ये रे मेरे पास 5 रिफॉर्म्स, और ये रे पांचों के पांचों रिफॉर्म्स के टॉपिक्स जी जो उसके अंदर आते हैं जी। ये आप लोग कभी भी क्विक रिवीजन के लिए देखने के लिए कि कौन कौन से रिफॉर्म्स आते हैं, ये आप लोगों के लिए है जी लिबरलाइजेशन, ओनली एंड ओनली लिबरलाइजेशन। टैक्स के अंदर 2 नहीं 3 आए थे, वैसे 2 काफी हैं, हाँ जी, और बाकी सारे सेम, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं किसी बुक में। यस अंगद कुछ पूछ रहा था क्या? सब हट गया, सब हट गया। ऋषभ समझ आ रहा है बेटा? हाँ सही है। यस देखो बच्चे, देखो यहाँ पे देखना बेटा, ये मेरे पास 5 रिफॉर्म्स थे, और ये 5 रिफॉर्म्स के पार्ट थे। ये मेरे पास लिबरलाइजेशन था, आगे चल। इससे पहले फर्स्ट पेज था सार्थक, जिसमें सिर्फ मैंने ये बताया कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने के क्या क्या रीजंस थे। हाँ जी, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने के क्या क्या रीजंस थे, और फिर हम लोगों ने क्या अडॉप्ट करी, उसके क्या मेजर्स थे, और मेजर्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या फीचर्स थे। फीचर्स में फर्स्ट फीचर स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट फीचर सबसे ज्यादा है सिलेबस में, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा फर्स्ट फीचर है, दैट इज लिबरलाइजेशन। सेकंड मेरे पास और बहुत छोटा, सबसे छोटा, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, अब प्राइवेटाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हितार्थ हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ने। हितार्थ पहला पैराग्राफ क्या है? पहला है हितार्थ टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हितार्थ मतलब कि प्राइवेटाइजेशन कितने तरह की हो सकती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन बेटा।
एक मेरे पास है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और एक मेरे पास प्राइवेटाइजेशन का नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपना 100% कंट्रोल, हितार्थी, जब गवर्नमेंट अपना 100% कंट्रोल डायरेक्टली सेल आउट कर दे, किसको, किसको, प्राइवेट को, किसको, प्राइवेट को, तो उसको क्या बोलते हैं जी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब गवर्नमेंट अपना सिर्फ होल्ड, अपना पार्ट, अपनी अथॉरिटी का सिर्फ कुछ पार्ट सेल आउट करे, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, उसको क्या बोलते हैं जी, डिसइन्वेस्टमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एक तो फर्स्ट पैराग्राफ ये पढ़ना होता है, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमारी ऐसी कुछ पीएसयूज, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, हमारी कुछ ऐसी पीएसयूज, क्या बोल रहा हूं, पीएसयूज, दैट इज पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट करने जा रहे थे हम लोग, जैसे प्राइवेटाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तभी ये टॉपिक यहां पर आ रहा है। गवर्नमेंट कंपनीज को ना हम लोग प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, क्रिश, गवर्नमेंट कंपनी को क्या करने जा रहे थे, प्राइवेटाइज, क्या करने जा रहे थे, प्राइवेटाइज। तो बट हुआ क्या क्रिश, कि जब प्राइवेटाइज करने जा रहे थे ना, तो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज बोलती प्लीज प्लीज हमें प्राइवेटाइज मत करो, हमको मौका दो, हमको चांस दो अपने आप को बेटर करने के लिए। तो कुछ हितार्थ, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज को फिर हम लोगों ने चांस दिया, प्रतिष्ठा, ऑटोनॉमी दी, पावर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, चलो तुम्हारी बारी करके दिखाओ। और फिर जिन गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया ना, उनका नाम ले दिया हम लोगों ने नवरत्न। और कुछ आ गई मिनी रत्न, 97 मिनी रत्न, 9 नवरत्न। तो ये रह गई। बाकी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने क्या कर दिया जी, प्राइवेटाइज। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन बताना है, और सेकंड पैराग्राफ में नवरत्न और मेन रत्न का एक पैराग्राफ है छोटा सा, वो बताना है। सबसे छोटा टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज प्राइवेटाइज। अब हमारे पास आ जाता है बच्चे थर्ड और लास्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कुणाल सर? कुणाल सर, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन। क्या मतलब है? इंटीग्रेट कर रहा हूं, मिला दो। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को मिला दो। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। इंडिया की नेशनल इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को, इंडिया की नेशनल इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से मिलाना, वर्ल्ड की इकोनॉमी से मिलाना, इसको बोला जाता है बच्चे ग्लोबलाइजेशन। क्या बोला जाता है? अब जब से इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तब से लेकर आज तक इस ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आया है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से होता है जी। तो इस टॉपिक का नाम क्या होगा? इस टॉपिक का नाम होगा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक का नाम क्या होगा? बोलना। टॉपिक का नाम होगा इफेक्ट ऑफ, यस, टॉपिक का नाम क्या होगा? इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इफेक्ट ऑफ, तो मेरे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है, जो मेरे पास फर्स्ट टॉपिक आता है, और फर्स्ट टॉपिक क्या है जी? बोलना जरा, बोलना। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट बताओ। और 4 से 5 इफेक्ट होते हैं जो आप लोगों को बताने होते हैं। जैसे कि जब से इंडिया ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट बना है, तब से इंडिया के अंदर अब एफडीआई और एफआईआई अलाउड हो चुकी है। बाहर के लोग आकर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में 51% से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो टेक्नोलॉजी में इंडिया के अंदर, तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन करेंसी को पहले पार्शली कन्वर्टेबल बनाया गया, फिर फुली कन्वर्टेबल हो गया। इंडिया की मैनेजमेंट, इंडिया की फॉरेन मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग हो गई।
ग्लोबलाइजेशन के ये इफेक्ट बताने होते हैं। सबसे पहला टॉपिक ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के बाद, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 1 ईयर तक करते हो मैक्सिमम, तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आएगा इफेक्ट, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू तेरे को बता रहा था। नेक्स्ट जो मेरे पास इंडिकेट होता है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट मेरे पास आता है कि इंडिया की इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, इंडिया जब से ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट बना है, तो इंडिया ने WTO का साथ दिया है, जो कि पहले क्या था, गैट। गैट का मतलब क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जब गैट था ना, तो गैट के अंदर 23 कंट्रीज थी जो आपस में एग्रीमेंट बनाकर ट्रेडिंग करती थी। आज वही गैट का नाम चेंज कर WTO कर दिया, और आज उस WTO के अंदर 164 कंट्रीज है वही एग्रीमेंट ही है 164 कंट्रीज के बीच में, जो आपस में क्या करवाते हैं, ट्रेडिंग। इंडिया आज WTO के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज WTO, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WTO? इंडिया कब WTO का पार्ट बना, और जब से इंडिया ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट बना है, तो इंडिया के अंदर एक चीज देखी गई, दैट इज आउटसोर्सिंग। काफी फॉरेन कंट्रीज अपनी नॉन एसेंशियल और एसेंशियल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर करना शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया के अंदर जब वो सर्विसेज वो करते हैं ना, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगती है। उनके लिए इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया आउटसोर्सिंग का, just because of two things. That is the first, cheap availability of labor, and the second most important thing, that the government is very lenient about the foreign trade affairs. तो इसकी वजह से बाहर के लोगों के लिए इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया, किस चीज का जी, आउटसोर्सिंग। तो एक हम लोगों ने सर आउटसोर्सिंग, एक WTO, एक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो कुछ लोग थे जो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में थे, और कुछ लोग थे जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट थे। तो ग्लोबलाइजेशन का फेवर और ग्लोबलाइजेशन का अगेंस्ट पार्ट भी आप लोगों ने पढ़ना होता है। सिर्फ ये पढ़ना है आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ये भी सेकंड नंबर पर टॉपिक आता है आप लोगों के LPG के अंदर थोड़ा सा ज्यादा। फर्स्ट नंबर पे लिबरलाइजेशन, सेकंड पे ग्लोबलाइजेशन, लेंथ अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और थर्ड पे मेरे पास प्राइवेटाइजेशन। दैट्स इट। अब हो गया रिवाइज, जबकि ये वाली क्लास मैं ऑलरेडी आप लोगों को ले चुका हूं एक बार, मुझे सिर्फ याद है रात को 8 o'clock सेम बातें हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रही तुम्हें? अरे जाओ यार, मुझे याद है। नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये नहीं हुआ होगा, एंड तक नहीं आए होंगे हम, बट हाँ जी। लास्ट एक सेकंड से लास्ट अभी रह गया। हाँ, क्यों रह गया बता रहा हूँ क्या रह गया और क्यों रह गया। कार्तिक, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन की जो तू बात कर रहा है ना, अब तूने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से कार्तिक इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है वो बता कार्तिक। इसको बोलते हैं अप्रेजल। और इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कम ऑन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कार्तिक क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट आया, मतलब इसको क्रिटिसाइज करके बताया। तो कार्तिक अप्रेस कर LPG को कि उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया, या LPG को क्रिटिसाइज कर कि उसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आया। अप्रेस कर और क्रिटिसाइज कर। कार्तिक के 6 मार्क के ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बनते हैं, और यही 2 क्वेश्चन कार्तिक के पूरे चैप्टर को इंडिकेट कर देते हैं कि ये है जी पूरा चैप्टर। यहां तक मेरे पास पार्ट था LPG का। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने चैप्टर जस्ट बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, 1% भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, बट इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने थे, कवर करने थे, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा था। आपको अच्छी तरह पता है कि जब आपका ये पार्ट क्लियर हो जाता है कि आपने क्या क्या करना है, तो आपके लिए चीजें और भी ईजी हो जाती हैं। जैसे कि दोबारा देखेंगे सार्थक, ये मेरे पास सार्थक फर्स्ट पेज, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके मेजर्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स।
फिर हमारे पास लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, 5 जगह से रिस्ट्रिक्शन हटी तो मेरे पास 5 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स आए। कम ऑन, फर्स्ट रिफॉर्म, नेम देम। फर्स्ट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फर्स्ट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड रिफॉर्म टैक्स रिफॉर्म, फोर्थ हाँ जी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फिफ्थ ट्रेड इंस्टॉलमेंट। और इन सब रिफॉर्म्स के कितने कितने पार्ट्स थे, क्या क्या आएगा उसके अंदर, आप लोगों को वो बताया गया था। नेक्स्ट आपके पास प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के अंदर सिर्फ 2 चीजें आ रही थी, एक टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन और एक आपके पास नवरत्न एंड मिनी रत्न। नेक्स्ट आपके पास कौन सा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, उसके इफेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन का रोल ऑफ इन डब्ल्यूटीओ और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया को क्या माना गया, फेवरेबल डेस्टिनेशन। ग्लोबलाइजेशन के कुछ लोग फेवर में थे और कुछ अगेंस्ट। जब तीनों एलपीजी खत्म हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका इफेक्ट कहां पर, इंडियन इकोनॉमी में। उससे क्या करो, अप्रेज, और क्या करो, उसको क्रिटिसाइज। क्या कहते हो? ये देखो जी, शशांक दिख रहा है? पढ़ के बता फिर क्या लिखा होगा। ओ वाह यार वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस थैंक यू। पूछ रहा था मैं, दिख रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी सही है यार, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो पढ़ना चाहे कोई, कैमरा मेरा, क्या बात कर रहे हो, यहाँ से ऑनर करोगे क्या? अरे वो दूसरा, ओए तुझे मैं दिख तो रहा हूँ ना श्याम। ऑब्वियस सी बात है, ये भी नहीं, कैसी बातें कर रहा है, देखिए अभी टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा बस। ये इसने किया यार, मैं तो सही चल रहा था। देखो दिख रहा था ना मैं, तुझे क्या दिक्कत थी यार? ये देख, नेहल दिख रहा हो ना, नेहल, बस दिख रहा, बस नेहल दिख रहा हो ना? ऐसे कह रहा, दिख रहे हो? हाँ हाँ हो, आप ही हो, हमको लगा कोई और चल रहा है, आप ही थे। यस, अच्छा देखो, देखिए यार एक बार कटारिया, कटारिया सबसे पहले वही सेम स्टोरी, रीजंस, जल्दी नाम बोल, रीजंस बोल फर्स्ट, कम ऑन, रीजन बोलो बच्चों। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ, सेकंड डेफिसिट इन बीओपी, थर्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फोर्थ fall in foreign exchange reserves, fifth huge burden of debt and inefficient management, जिसकी वजह से आगे क्राइसिस, हम लोगों को लोन लेना पड़ा $7 बिलियन का, और जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके 2 मेजर से, एक मेजर का नाम क्या था, स्टेबलाइजेशन मेजर, और एक कौन सा है, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, और उसकी पॉलिसीज के अंदर क्या आता है, सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी प्राइवेट सेक्टर, और लिबरलाइजेशन के अंदर मेरे पास 5 रिफॉर्म्स आए। कम ऑन, फर्स्ट रिफॉर्म, हाँ जी, सेकंड शशांक, हाँ जी बेटा, हाँ जी, फर्स्ट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड ट्रेड एंड, यस शशांक, शशांक बेटे रुक जा, 2 मिनट रुक जा यार, तेरी बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ जी, देखो म्यूट करना पड़ेगा नहीं तो। देखो जी, सबसे पहले कौन सा रिफॉर्म है मेरे पास, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। कौन सा है, जो आपको बताया था, देखो वही मेंशन है, बोलो फर्स्ट कौन सा, इंडस्ट्रियल के अंदर बताओ ना, फर्स्ट कौन सा, रिडक्शन इन, सेकंड डिक्रीज इन द रोल ऑफ डी रिजर्वेशन अंडर दी, एंड फोर्थ वन इज MRTP एक्ट। अब कौन से, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फर्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फर्स्ट वन इज चेंज द रोल ऑफ
सेकंड ओरिजिन ऑफ इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ईज इन एक्सपेंशन। टैक्स रिफॉर्म बताओ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स एंड, हाँ जी रिफॉर्म बताओ, रिडक्शन इन, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ, हाँ जी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म बताओ, फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, सेकंड इज मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बताओ, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, हाँ जी रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। क्या आ गया जी मेरे पास, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन के साथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट। और ये मेरे पास पैराग्राफ किसके ऊपर, नवरत्न और मिनी रत्न, नवरत्न और ये रे मेरे पास क्या, नवरत्न और मेरे पास 97 अदर प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं जी, ये हो गया जी प्राइवेटाइजेशन खत्म। क्या आ गया जी, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के बाद सबसे पहला टॉपिक क्या होता है कि चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑन, यस चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये चेंजेस के बाद, बस चेंजेस के बाद कुछ लोग फेवर में थे ग्लोबलाइजेशन के, कुछ लोग अगेंस्ट से। आउटसोर्सिंग, इंडिया इज कॉल्ड ए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। इंडिया किसका पार्ट है जी, डब्ल्यूटीओ। इससे पहले क्या था, गैट। क्या था, यहां पर ही मेरा चैप्टर हो गया जी फिनिश, ये फिनिश है, खत्म। अब सर अप्रेस करो, क्या करो, अप्रेस करो। सर अप्रेस किसको करो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को। सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या करना है जी, अप्रेस। ये देखो जी 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स दिए अप्रेजल में। और ऐसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या करो, क्रिटिसाइज। ये देखो जी ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है जी पूरा, और खत्म। ऐसे लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है रिस्ट्रिक्शंस हटाना प्राइवेट के ऊपर से। हाँ हाँ, क्योंकि पहले तो सब कुछ किसके हाथ में था, पब्लिक सेक्टर। आई मेरी बात समझ, हाँ क्लियर है। अब MWF 7 to 8 बैच स्टूडेंट, सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है तो वो कल और अभी आने वाले टाइम के लिए 12:30 से 1 बजे तक कभी भी आ सकता है, 2:30 तक बैठ सकता है मेरे साथ। अगर आप लोग स्कूल को ऑफ कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 12:30 के बाद मेरे पास यहाँ